हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं थाई बीएल सीरीज नोट का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओंगसा और नाखिन बात कर रहे होते हैं। तभी ओंगसा कहता है कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि आप मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए हैं। तभी नाखिन कहता है कि मैं एक ऐसे पर्सन के आसपास रहना चाहता था जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी ओंगसा कहता है ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तभी नाखिन कहता है मैं जो भी बोल रहा हूँ उन बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तभी ओंगसा कहता है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार किसी अल्फा को डेट कर रहा हूँ। तभी नाखिन खुश होता हुआ बोलता है तो इसका मतलब मैं तुम्हारा पहला हूँ। तभी ओंगसा बोलता है मैंने कहा अल्फा, पहले अल्फा की बात कर रहा हूँ, पहले लड़के की नहीं। और ये सुनकर नाखिन का तो पोपट हो जाता है। उसके बाद नाखिन फिर से कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारा पहला ही माना जाऊंगा। उसके बाद नाखिन कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ और हमेशा तुम्हारी तरफ रहना चाहता हूँ और बदले में मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तभी ओंगसा कहता है कि तुम तो हमेशा मुझे फ्लर्ट करते हुए ही दिखाई देते हो। तभी नाखिन हैरान होकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक फ्लर्टी गाय दिखाई देता हूँ। तभी ओंगसा कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मीठी बातें करते हो, इसलिए मैं बस थोड़ा सा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी नाखिन कहता है क्या मैं तुम्हें एक प्लेबॉय नज़र आता हूँ। ठीक है, ऐसा है तो तुम मुझे कुछ और दिन ऑब्जर्व करो। तभी कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए तो फिर मैं तुम्हें ऑफिशियली टाइटल दूंगा। यार मतलब ये ओंगसा कितना ज़्यादा भाव खा रहा है। खैर हम आगे देखते हैं कि ओंगसा की बातें सुनकर नाखिन कहता है कि क्या हम अभी सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। तभी ओंगसा कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है और अभी के लिए हम सिर्फ फ्लर्टी बडीज़ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी नाखिन कहता है कि फ़िलहाल तो हम बातें कर रहे हैं। तभी ओंगसा कहता है कि ये बातें कुछ अलग हैं क्योंकि ऐसी बातें मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं की। ये सब सुनकर तो नाखिन बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है। तभी उसके पास नाखून का कॉल आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने नाखून की दवाइयाँ ले ली हैं और वो जल्दी ही घर आ जाएगा। साथ ही वो नाखून को ये भी बताता है कि ओंगसा उसके साथ है और सेंगवे को उसने उसके घर पर ड्रॉप कर दिया है। कॉल कट होने के बाद नाखिन ओंगसा से कहता है कि क्या हम मेरे भाई की दवाइयाँ पहले ले लें। तभी ओंगसा कहता है क्या आपने इस बारे में पहले फात्सा को नहीं बताया था, और ट्रू अल्फा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने आप ही सही हो जाएंगे, इसके बारे में मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। दोनों आपस में वापस से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तभी नाखिन कहता है तो मेरे फ्लर्टी बडीज़ चलो मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम्हें देखकर फात्सा भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। आगे हम देखते हैं कि नाखिन और ओंगसा वहाँ पर आ जाते हैं। फात्सा उन्हें बैठाता है और खुद भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी नाखून बोलता है कि कल जो तुमने मेरे लिए करी बनाई थी वो कहाँ पर है। तभी फात्सा बोलता है वो मैंने कुत्तों को खिला दी। ये बात सुनकर नाखून बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट्स लोग खाना ले आते हैं और वो वहाँ पर करी को रखते हुए बोलते हैं कि ये कल फात्सा ने बनाई थी। और उसकी बात सुनकर नाखून फात्सा की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने इसे कुत्ते को खिला दिया फिर। तभी फात्सा कहता है इसी बाउल में खिलाया था और तुम भी तो कुत्ते की तरह लोगों को काटते हो, इसलिए इस बाउल में तुम भी खा लो। अभी ओंगसा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फात्सा कुक भी करना जानता है, और वो भी इतनी स्पेशल डिश, ये तो हमेशा बर्तन जला देता था। ओंगसा की बात सुनकर फात्सा कहता है कि ये सब बातें यहाँ पर मत करो। अभी ओंगसा वापस से फात्सा को टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें तो सिर्फ इंस्टेंट नूडल ही ट्राई करना चाहिए। तभी फात्सा बताता है कि असल में ये डिश मैंने नहीं बनाई है बल्कि मॉम ने बनाई है, मैंने तो बस उनकी थोड़ी बहुत मदद की थी और उसमें भी मैं अपनी उंगली को कटाकर बैठ गया। तभी नाखून को वापस से अपने सीने में उठा हुआ वो दर्द याद आता है। अभी फात्सा कहता है ओंगसा तुम तो खाना बनाने में बहुत अच्छे हो ना। और खासकर फात्सा नाखिन से बोलता है कि वैसे आप कुछ स्पेशल खाना चाहते हो क्या। फात्सा की ऐसी बातें सुनकर नाखून कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो और नाखिन और ओंगसा को टीज मत करो। तभी फात्सा कहता है कि मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था, वैसे भी कोई है यहाँ पर जिन्हें ओंगसा की अच्छाइयों के बारे में पता होना चाहिए। तभी वहाँ से नैफ गुजर रहा होता है। नैफ को देखते ही फात्सा कहता है आओ और बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। तभी नैफ उसे देखकर चिढ़ा हुआ सा मुंह बनाता है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है, और इतना कहकर वो चला जाता है। उसे इस तरह जाते देख फात्सा कहता है
कि आप दोनों ऐसे क्यों हो। नाखून हैरानी से पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हम दोनों से। तभी फात्सा कहता है कि वो आप दोनों का भाई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी वो दोनों पीसफुली सिबलिंग की तरह नहीं रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आप दोनों भाई तो एक जैसे रहते हैं लेकिन वो अलग रहता है। मैं एक आउटसाइडर हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये बात महसूस हो रही है, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात कभी महसूस नहीं हुई। तभी नाखून कहता है तुम्हारा केस और नैफ का केस अलग है। तभी फात्सा कहता है छोड़ो ये सब बातें, मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था, मुझे तो लगा बस वो आपका सिबलिंग है तो आप दोनों को भी उससे बहुत ज़्यादा नाइसली बात करनी चाहिए। तभी नाखिन कहता है चलो हम खाना खाते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि नैफ अपने घर के लिविंग एरिया में बैठा होता है। उसके पास आकर फात्सा बैठता है और उसे एक सिगरेट देता है। नैफ उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है। फात्सा अपनी सिगरेट जलाता है। उसके बाद फात्सा कहता है कि ये कितनी अजीब फैमिली है। कहते हुए वो नैफ को लाइटर देता है। नैफ उसके हाथ से लाइटर खींच लेता है। तभी फात्सा आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरह अपनों से भागता नहीं। मैं तो सबको दिखाता कि मैं कैपेबल हूँ, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से देखता। लेकिन छोड़ो, बस मैं तो तुमसे यही कहने आया था। उसके बाद फात्सा अपनी सिगरेट को बुझाता है और वहाँ से चला जाता है और नैफ बस उसे जाते हुए देखता है और स्मोक करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाखिन ओंगसा को ड्रॉप करने जाता है, लेकिन ओंगसा जैसे ही गाड़ी से निकलता है नाखिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी अंदर से डरे हुए हो। तुम्हें डर लगता है कि एक दिन भी तुम्हें दूसरों से कम समझने लगूंगा और तुमसे बोर हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उस जगह के काबिल नहीं हो जहां दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आता हूं क्योंकि तुम ओंगसा हो। तुम अगर अल्फा होते तो भी मैं तुम्ही को चुनता, तुम ओमेगा होते तो भी मैं तुम्ही को चुनता, और अगर तुम एक बीटा हो तो भी मैं तुम्ही को चुनूंगा। दुनिया का हर इंसान अगर तुमसे मुंह मोड़ ले तो भी मैं तुम्हारी तरफ ही देखूंगा। मैं जिस इंसान को हमेशा अपने पास देखना चाहता हूँ वो तुम हो। कहते हुए नाखिन ओंगसा का हाथ पकड़ता है। ओंगसा शर्माते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मीठी बातें करते हो। तभी नाखिन कहता है मैं मीठी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक शब्द मेरा सीधा दिल से आ रहा है। तभी ओंगसा कहता है बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, अब तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। तभी नाखिन कहता है कल मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊँगा। ओंगसा पूछता है क्यों। तभी नाखिन कहता है मैं अपना मूड बना चुका हूँ और कल मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाखून अपने डैड से किसी लैंड के बिक्री के बारे में बात कर रहा होता है। तो उसके डैड कहते हैं क्या वो लैंड इतना कीमती लग रहा है तुम्हें जिस पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। वहाँ पर जाने के लिए तो हाईवे भी नहीं है। तभी नाखून कहता है कि गवर्नमेंट वहाँ पर रिंग रोड बनाने का फैसला कर रही है और वहाँ पर लैंड खरीदना हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तभी डैड कहते हैं तो फिर ठीक है, कल तुम अपनी साइट पर नाखिन और नैफ को भी अपने साथ लेकर जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मोम वहाँ पर नाखून के बर्थडे के बारे में बात छेड़ देती है और कहती है कि नाखून का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है, पार्टी के बारे में क्या सोचा है। तभी नाखून कहता है कि मैं ऐसी कोई पार्टी नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए मैं काम पर फोकस करना चाहता हूँ। कि नाखून की बात सुनकर डैड कहते हैं कि ये बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, हमें ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी ही होंगी, क्योंकि इनकी वजह से बाहर बिजनेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जहां हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारी फैमिली आज भी स्टेबल है, यूनाइटेड है। ही मॉम फात्सा की तरफ देखती है और पूछती है कि फात्सा क्या तुम नाखून का बर्थडे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी मदद कराओगे। तभी फात्सा हाँ बोल देता है और कहता है कि मुझसे जितना होगा मैं ट्राई करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाखून और फात्सा ऑफिस रिलेटेड बातें करना शुरू कर देते हैं और काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नैफ ने दोनों देवरों को डांट कर रखती है और मतलब हस्बैंड भी पूरा साथ देता है। नहीं, मेरा मतलब आजकल मिलते कहाँ है ऐसे हस्बैंड जो वाइफ का पूरा साथ दे। आगे हम देखते हैं कि जब फात्सा नैफ को डांट रहा होता है तब नाखून कहता है चलो हम आगे कंटिन्यू। कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, इसी बहाने हमारा एक दूसरा भाई भी खुश हो जाएगा। इस वक्त वो नाखिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी फात्सा कहता है कि नाखून क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है कि ओंगसा सिर्फ प्यार में होने का प्रिटेंड कर रहा है, जबकि वो हमेशा ये कहता है कि वो एक बीटा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अल्फा और ओमेगा से कम समझता है। तभी नाखून कहता है कि अल्फा और ओमेगा के वर्ल्ड में बीटा हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही रहा है। फिर फात्सा को कुछ खटकता है और वो कहता है कि अगर मैं बीटा होता तो। तभी नाखून कह देता है तो फिर हम सोलमेट
मिनट्स नहीं होते। नाखून की ये बात फात्सा को चुभ जाती है, वो उठकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर नाखिन आ जाता है और नाखून भी फात्सा को पास में बैठा लेता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून के डैड अपने ऑफिस में किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एक लड़के ने अपना टेस्ट कराया था और वो एक प्योर ओमेगा था। उसके बारे में पता लगाओ जितना जल्दी हो सके। मुझे वो लड़का किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके अंदर पावर है एक एनिग्मा को जन्म देने की। नाखून अपना बॉन्ड पहले ही फॉर्म कर चुका है वरना। तभी वो आदमी कहता है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। तभी नाखून के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं खुद से बात कर रहा हूँ। उस लड़के का पता लगाओ जो प्योर ओमेगा है। मैं उसका नाखिन के साथ पेयर बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे यार अंकल, आप पागल मत हो जाना। नाखून जिसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर चुका है वही प्योर ओमेगा है और आपका दूसरा बेटा एक बेटा के साथ फॉर्म होने वाला है। खैर छोड़ो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाखिन बार में बैठा होता है। तभी अमिंत्रा वहां आ जाती है और कहती है कितनी अजीब स्मेल आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल ऑरेंज जैसी। तभी नाखिन कहता है कि जो इस स्मेल को महसूस कर सकते हैं वो नफरत कर सकते हैं बजाय दूसरे लोगों के। तभी अमिंत्रा कहती है कि दूसरे लोग, वैसे सुनने में आया है कि एक शक्तिशाली और ऊंचे रुतबे वाले परिवार ने एक अनजान ओमेगा को अपने घर में शरण दी है। तभी नाखिन कहता है कि लोग मन में जो आता है बिना सोचे समझे कह देते हैं, जैसे कि वो अपने होश में ना हो। आगे अमिंत्रा कहती है कि अभी नीचे, क्या तुम मुझे काट कर मार डालना चाहते थे या तुम सिर्फ मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे? तभी नाखिन कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुमने बात करके मुझे उलझाना शुरू कर दिया था। तभी अमिंत्रा कहती है कि जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे तुम ना पसंद करते हो तो पहले उसकी परीक्षा ही लेते हो ना। तभी अमिंत्रा की बात सुनकर नाखिन हंसकर कहता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी माँ हमारे परिवार को पसंद नहीं करती। तभी अमिंत्रा कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से शादी करने से मना कर दिया था और मेरी माँ इन सब बातों को नहीं भूल पाई कि एक आदमी ने उनको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। तभी नाखिन कहता है कि वो आदमी ये कंसल्टेशन फ्री नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर नाखिन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि अमिंत्रा की नज़र वहाँ बार में आते हुए नैफ पर पड़ती है और वहीं अमिंत्रा उसे इग्नोर करके किंग योग के साथ बातों में लग जाती है। तभी नैफ के पास एक लड़की आती है और वो उसे सिडक्टिवली ड्रिंक कराने लगती है, लेकिन इसी बीच में ड्रिंक नैफ की पैंट पर गिर जाती है। वो लड़की उसे साफ करने की कोशिश करती है लेकिन नैफ उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी सेंगवे वहाँ पर आता है और नैफ के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर बैठ जाता है। साथ ही वो नैफ की पैंट को भी वाइप करता है और इसी बीच वो बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। साथ ही वो अपने फेरोमोन्स भी रिलीज़ करता है जो नैफ को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यार मतलब मुझे ये ऐसा क्यों लगता है कि सेंगवे एक हद से ज़्यादा ठरकी है। खैर आगे हम देखते हैं कि सेंगवे बिल्कुल नैफ के पास बैठ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता हुआ उसे ड्रिंक कराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फात्सा अपने घर पर ओंगसा को ले आता है और वो मॉम से उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है मॉम ये ओंगसा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना। ओंगसा और मॉम एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। तभी मॉम कहती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मेरे रिगार्ड्स अपनी मॉम को ज़रूर सेंड करना। तभी ओंगसा बताता है कि मैंने बनाना चीज़ केक को रेडी करना अपनी मॉम से ही सीखा था और अब ये हमारे कैफ़े का सिग्नेचर डेजर्ट बन गया है। ओंगसा और मॉम आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी फात्सा मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ, और फात्सा बीच में से खड़ा होकर वहाँ से चला आता है और उसके बाद वो एक जगह पर कांच के पास खड़ा होकर बाहर देखने लग जाता है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी जो नाखून ने उससे कही थी कि अगर वो बेटा होता तो उसका और नाखून का कभी कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होता। तभी मॉम फात्सा के पीछे पीछे आती है और उसे बताती है कि ओंगसा चला गया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फात्सा कहता है कुछ नहीं। तभी मॉम कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ फ्लावर सेलेक्ट करने में मेरी मदद कर दो। ओंगसा तो चला गया क्योंकि उसके पास कैफ़े से कॉल आ गया था, उसे बहुत सारे ऑर्डर रिसीव करने थे, तो अब तुम मेरी फ्लावर्स को सेलेक्ट करने में मदद कर दो जो मैं नाखून के रूम में लगाना चाहती हूँ। फात्सा हाँ कर देता है और आगे हम देखते हैं कि फात्सा और मॉम दोनों
फ्लावर्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं और आपस में थोड़ी बहुत बात भी कर रहे होते हैं। अभी मॉम कहती है कि मैं हमेशा नाखून के कमरे के लिए फ्लावर्स अरेंज करती हूँ, क्यों ना ऐसा हो कि तुम भी आगे से ये काम किया करो। अभी फातसा बोलता है कि मैं इन सब काम में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझे फ्लावर्स को सेलेक्ट करना नहीं आता और नाखून को क्या चाहिए मैं इसे भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, और शायद नाखून को भी इस बात की चिंता नहीं है कि मैंने उसके लिए कितना किया। अभी मॉम कहती है कि तुम दोनों सोलमेट्स हो और नॉर्मली सोलमेट्स एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और ऑर्डिनरी लोगों की बजाय उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अभी फातसा कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं और नाखून सोलमेट नहीं होते तो क्या हम कभी ज़िंदगी में मिले भी होते। अभी मॉम कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माय चाइल्ड। तभी फातसा बताता है कि नाखून ने उसे ऐसा कहा। तभी मॉम कहती है मुझे भरोसा ही नहीं होता कि नाखून ऐसा कुछ कह सकता है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है फातसा, हज़ारों लोगों को शायद कभी अपना साथी ना मिल सके। ये अल्फा और ओमेगा के लिए बहुत खास और किस्मत की बात है कि इसे पाना आसान नहीं है, ये आसानी से नहीं मिलता है। तुम्हारा मिलना इस बात का सबूत है कि किस्मत ने ही तुम्हारा उसके साथ बॉन्ड लिखा था। तभी फातसा जवाब देता है लेकिन क्या हो अगर हमारा मिलना तय हो लेकिन हम फिर भी प्यार में ना हो तो ये किस्मत पिंजरे से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी मॉम कहती है कि अपने भाग्य को इस तरह गाली मत दो। मॉम की बात सुनकर फातसा नाखून के लिए पानी लेकर आता है। तभी वो नाखून को किसी के साथ कॉल पर बात करते सुनता है कि वो उसके साथ होटल में मीटिंग करेगा और फातसा उन बातों का गलत मतलब समझ लेता है। वो सिला को पानी पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और नाखून से नाराज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि फातसा अपने दोस्तों के साथ कैफे में चला जाता है और कहता है कि उस फैमिली के साथ रह के मैं अपना पेशेंस खोता जा रहा हूँ। वो हमेशा काम पर काम करते हैं, मैं अपने आप को उनके बीच बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करता हूँ। जानना चाहता हूँ कि वो इतनी सारी पावर का क्या करेंगे, क्या वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। तभी कैफे ओनर बोलता है कि क्या तुम नाखून के बारे में बात कर रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा कूल है। तभी फातसा कहता है घंटा कूल है, वो तो सबसे बड़ा तानाशाह है। उसकी बातें सुनकर ओंगसा भी हंस रहा होता है। फातसा आगे बोलता है कि वो तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत सारे सीक्रेट छुपाता है और वो कभी मुझे वो नहीं बताता जो मैं जानना चाहता हूँ। तभी ओंगसा कहता है कि रिलैक्स हो जाओ फातसा, नाखून जरूर काम में ज़्यादा बिजी रहता होगा। ओंगसा फातसा को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सेंगवे आ जाता है, वो सभी को हेलो बोलता है और कहता है ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी ओंगसा बताता है कि उसने बनाना केक बनाया है, क्या वो खाना चाहेगा। उसके बाद ओंगसा सेंगवे के लिए बनाना केक लेकर आता है। सेंगवे उसे टेस्ट करता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी दोगे। तभी ओंगसा बोलता है कि नहीं, ये मेरी मॉम की सिग्नेचर रेसिपी है, इसकी डिटेल मैं किसी को नहीं देता। उसके बाद वो दोनों बस बात करने लग जाते हैं। तभी सेंगवे बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है। फातसा और ओंगसा बाहर देखते हैं जहाँ पर नाखिन खड़ा होता है। नाखिन को देखते ही फातसा अपने दोस्त बार ऑनर का साथ पकड़ता है और एक कमरे में चला जाता है। जब ओंगसा नाखिन को आते हुए देखता है तो वो भी उठकर चला जाता है। नाखिन जब अंदर आता है तो वहाँ पर सिर्फ सेंगवे बैठा रहता है। सेंगवे उसका वेलकम करता है और उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करता है। वेल यार, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे सेंगवे नाखिन के साथ भी हल्का फुल्का फ्लर्ट करना चाह रहा था। खैर, इसका कैरेक्टर कैसा है ब्रीफ करता है। उसके बाद सेंगवे की नज़र बाहर खड़े नैफ पर चली जाती है और वो उसके पास उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ फातसा जहाँ पर छुपा हुआ था वो वहाँ भी अपने दोस्त के साथ बैठकर नाखून की बुराइयां कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम लगभग 10 मिनट से ही अपने पार्टनर की बुराइयां किए जा रहे हो, आखिर ऐसा हो क्या गया है। तभी फातसा बोलता है कि वो मेरा पार्टनर नहीं है। तभी बार ऑनर बोलता है ठीक है, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है, मैं समझ गया, तो फिर तुम्हारा तो उससे बॉन्ड तो मैच हुआ है ना। फातसा बार ऑनर के हाथ पर हल्का सा मारता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम ऐसी बातें बोलोगे तो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ओंगसा नाखिन के पास आता है और उसे कुछ केक पैक करते हुए देता है और कहता है कि ये आपकी मॉम के लिए है। तभी नाखिन ओंगसा के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मॉम को एक और चीज़ की ज़रूरत है और वो है उनकी दूसरी बहू। कहते हुए वो ओंगसा के साथ और ज़्यादा क्लोज होने लगता है और वो उसे किस करने लगता है। तभी नैफ अंदर आ जाता है और उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों को इतना भी नहीं पता है कि क्या तुम इस वक्त पब्लिक प्लेस पर हो। कहते हुए वो अंदर जाने लगता है। तभी नाखिन को उसके अंदर से कुछ स्मेल आती है और वो ओंगसा से हैरान होते हुए कहता है कि मेरे भाई के अंदर से
तुम्हारे दोस्त तेंगुए की स्मेल क्यों आ रही है। तभी ओंगसा कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। आगे हम देखते हैं कि तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नाखून फात्सा को ढूंढते हुए आ जाता है और वो उसकी स्मेल का पीछा करते हुए कैफ़े में आ जाता है। कैफ़े में आते ही वो ओंगसा की तरफ देखता है और फात्सा के बारे में पूछता है। नाखिन ओंगसा को अपने पीछे छुपाता है और कहता है कि जो भी सच है मेरे भाई को बता दो, तुम उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तभी हम देखते हैं कि ओंगसा मना कर देता है, लेकिन फिर भी नाखिन फात्सा की स्मेल करते हुए वहीं तक पहुंच जाता है जहां पर वो छुपा हुआ था और नाखून को वहां पर आते देख बार ऑनर फात्सा से कहता है कि नाखून तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हारी स्मेल सूंघते हुए यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि नाखून अंदर आ जाता है और बार ऑनर डर के पीछे हो जाता है। उसके बाद फात्सा भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नाखून उसे ज़बरदस्ती पकड़कर बैठा देता है और कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों भाग रहे हो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी फात्सा कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम है ना। तभी नाखून कहता है मेरे साथ घर चलो। तभी फात्सा कहता है वो तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। तभी नाखून कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी फात्सा कहता है कि मैं एक बुरे टेम्पर के इंसान से दूर रहना चाहता हूँ और तुम्हें तो होटल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना। इतना कहते हुए फात्सा रोने लग जाता है। उसे रोता हुआ देखकर नाखून उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। उसके बाद फात्सा और ज़ोर से रोने लग जाता है। नाखून उसे बड़े ही प्यार से चुप कराता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है और फात्सा और रोते हुए कहता है कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ, तुम क्यों मुझे हर बार रुला देते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था तुमसे। तभी नाखून कहता है ये सब तुम्हारे फेरामोन्स की वजह से हो रहा है जो तुम्हारे मूड को अफेक्ट कर रहा है और मैंने भी तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, मैंने भी तुम्हारा मूड स्पॉइल कर दिया जबकि तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तभी फात्सा कहता है मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मुझे खुद से नफरत होती है जब मैं अपने आप को इतना बेबस देखता हूँ। तभी नाखून उसे किस करता है और उसे समझाता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। नाखून माफ़ी भी मांगता है और कहता है सब मेरी गलती थी, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा और तुम जितना चाहो उतना मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। कहते हुए नाखून फात्सा को अपने गले से लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि नाखून फात्सा को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी फात्सा कहता है कि तुम मुझे टेंड्रम बाज कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। तभी नाखून पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो फात्सा। तभी फात्सा बोलता है कि तुम्हें तो अर्जेंट काम था ना होटल में, तो फिर तभी नाखून कहता है कि क्या तुम उस बात से जेलस हो। तभी फात्सा कहता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। तभी नाखून फात्सा को अपने पास बैठाता है और कहता है कि कुछ ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। तभी फात्सा कहता है कि ऐसी भी क्या ज़रूरी मीटिंग थी जो तुम्हें बंद होटल के कमरे में करने की ज़रूरत थी। तभी नाखून फात्सा को समझाते हुए कहता है कि कुछ डील ऐसी होती है जो हमें सीक्रेटली करनी होती हैं और उसे सीक्रेट ही रखना होता है, हम उसे पब्लिक के सामने डोमेन में नहीं ला सकते। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, वो हमारे पार्टनर्स हैं और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कुछ बिजनेस में सेफ्टी और प्राइवेसी की ज़रूरत होती है और हमारी कंपनी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी के साथ सारा काम करें। उम्मीद है कि तुम मुझे समझ गए होगे। तभी फात्सा कहता है क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं तुम्हारे लिए। तभी नाखून कहता है कि बहुत ज़्यादा इंटरनल मैटर्स होते हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना ही होगा। हर रात मेरी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल भी केयरलेस हूँ। उसकी बात सुनकर फात्सा का मूड थोड़ा बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नाखून वापस से फात्सा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर मैं रातों में तुमसे दूर भी रहा तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। कहते हुए नाखून फात्सा के क्लोज आता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। उसके बाद दोनों के बीच एक खूबसूरत सी नाइट वापस से स्पेंड होती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।